नमस्कार साथियों। पशु परिचर टेस्ट सीरीज 2.0 के ऑनलाइन लाइव वीडियो सॉल्यूशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट संख्या 177 ए समसामयिकी जो पार्ट है उसके संबंध में बात करेंगे। सर्वप्रथम आज का हमारा पहला प्रश्न और आपके पेपर का 111 नंबर जो प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, उसका नया चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे किया गया है। ऑप्शन ए मनोज सोनी। मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये ध्यान में रखना है। और आपसे पूछा गया है कि नया जो चेयरमैन है वो किसे बनाए गए हैं। ऑप्शन बी प्रीति सूदन, ऑप्शन सी प्रीति यादव और ऑप्शन डी मनोज मीणा। जो प्रीति सूदन है इनको हाल ही के अंदर आपके संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है। संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब 1919 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 के अंदर भारत शासन अधिनियम, और इस भारत शासन जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत 1926 के अंदर है जो संघ लोक सेवा की स्थापना की जाती है। इसकी जो स्थापना होती है 1926 के अंदर भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के आयोजन के लिए इसकी है जो स्थापना की जाती है। और जब भारत आज़ाद हो जाता है तब 26 जनवरी 1950 से भारत के अंदर है जो संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद ये एक संवैधानिक आयोग बन जाता है और हमारे भारत के संविधान के जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 315 है, अनुच्छेद 315 के तहत इसका पुनर्गठन किया जाता है और इसको संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य है भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सिविल परीक्षाएं हैं उनका आयोजन के संबंध में रहता है। तो आपसे जो प्रश्न किया गया था कि वर्तमान में इनको जो हाल ही के अंदर नया चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रीति सूदन आपका उत्तर बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल भी दो टाइप से होते हैं, एक शीतकालीन ओलंपिक खेल और एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो आपसे प्रश्न किया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के किस संस्करण का शुभारंभ पेरिस में 26 जुलाई 2024 को किया गया। कौन सा जो संस्करण है उसका शुभारंभ जुलाई 2024 के अंदर किया गया है। ऑप्शन ए 37वां, बी 38वें, सी 47 और डी है 33वें। तो हाल ही के अंदर जुलाई अगस्त 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन किया गया और इनका जो शुभारंभ है वो 26 जुलाई 2024 को किया जाता है, ध्यान में रखना है। ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनका आयोजन पेरिस के अंदर किया गया। पेरिस फ्रांस के अंदर है जो ये ओलंपिक खेल आयोजित किए गए 33वें ओलंपिक खेल। पहली बार अगर ओलंपिक खेलों की बात करें तो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन, जो प्रथम बार ओलंपिक खेल आयोजन हुए थे उनका आयोजन 1896 में किया गया। 1896 के अंदर प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। उस समय 14 देश है जो इन ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लेते हैं और अभी हाल ही के अंदर 33वें ओलंपिक खेलों में लगभग 206 देशों ने है जो इसमें भाग लिया। और प्रति 4 वर्ष के बाद में है, हर 4 वर्ष के बाद में है जो ये ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो हाल ही के अंदर पेरिस में ये ओलंपिक खेल आयोजित हुए और इन ओलंपिक खेलों में जो सबसे सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश था वो देश था अमेरिका। अमेरिका जो देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत ने ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते, जिनमें से एक जो पदक था वो आपके रजत पदक था, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर जीता, और 5 कांस्य पदक के साथ में कुल 6 पदक जीतकर भारत ने इस पदक तालिका में
71वां स्थान है जो प्राप्त किया है। 71वें स्थान पर हमारे भारत रहा था। तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे ओलंपिक 2024 के संबंध में। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी 33वां ओलंपिक खेल है जो हाल ही के अंदर आयोजित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व कप्तान लंबे समय तक तो नहीं रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कुछ मैचों में ये इन्होंने कप्तानी भी की है और इनको हाल ही के अंदर भारतीय टीम का मुख्य कोच है जो नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए एम एस धोनी। एम एस धोनी भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, बेहतरीन कप्तान थे, लेकिन इनको नियुक्त नहीं किया है। सुरेश रैना, इनको भी नहीं। सौरव गांगुली भी नहीं। गौतम गंभीर, ऑप्शन डी है जो आपका राइट है। गौतम गंभीर को हाल ही के अंदर जुलाई में भारत का मुख्य कोच है जो नियुक्त किया है और इन्होंने जो स्थान लिया है वो राहुल द्रविड़ का लिया है। इन्होंने जो स्थान लिया है वो राहुल द्रविड़ का लिया है। इनका जो कार्यकाल था, इनका जो समय था कोचिंग का, वो समय पूरा हो गया है और राहुल द्रविड़ इससे पूर्व भारतीय टीम के मुख्य कोच थे और इनकी कप्तानी के अंदर ही हाल ही में भारत ने आईसीसी T20 मेंस जो विश्व कप हुआ था वो जीता था। उसके बाद में भारत के जो नए मुख्य कोच हैं वो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न के अंदर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों ने नशा मुक्त हनुमानगढ़ संकल्पना में किस अभियान के तहत 27 जुलाई 2024 को निबंध लेखन किया। कौन सा ऐसा अभियान चला गया? नशा मुक्त अभियान के तहत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई 2024 को हनुमानगढ़ जिले में किया जाता है। तो उस अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए मानस अभियान, एकदम सही। मानस अभियान के तहत है जो निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई 2024 को हनुमानगढ़ में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट है। अगला हमारा प्रश्न है निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान का 76.78 अंकों के साथ कौन सा स्थान रहा है, ये आपसे पूछा गया है। निःशुल्क दवा जो योजना है उसके तहत हाल ही के अंदर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उनके द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है और उस रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी पोजीशन है ये आपसे पूछा गया है। साथ में अंक दिए गए हैं 76.78 अंकों के साथ है जो राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 ऑप्शन है। आपका जो उत्तर राइट है वो ऑप्शन ए प्रथम। हाल ही के अंदर जुलाई में ये रैंकिंग जारी की जाती है। पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर राजस्थान में है जो निःशुल्क दवा जो योजना है ये प्रारंभ की जाती है। अस्पतालों के अंदर है जो दवा है वो निःशुल्क रहेगी और इस योजना के तहत अभी हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है उस रैंकिंग में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है वो आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, प्रदेश के किस जिले की खदानों में फ्रांस और उत्तराखंड के वैज्ञानिकों को लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों के लार्वा मिले हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, करंट के हिसाब से भी और इतिहास के हिसाब से भी। तो प्रश्न आपसे किया गया है कि कौन से जिले की खदानों के अंदर 5 करोड़ वर्ष पूर्व है जो कॉकरोच के जीवाश्म है प्राप्त हुए हैं फ्रांस और उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने। उत्तराखंड के वैज्ञानिकों का मतलब है कि उत्तराखंड के अंदर एक विश्वविद्यालय है, गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है, और इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी बात कर रहे हैं और उन वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर है जो जीवाश्म खोजे हैं फ्रांस देश के साथ मिलकर। फ्रांस और उत्तराखंड के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कौन से जिले में खोजा गया है? तो ऑप्शन ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी सांचौर। तो बीकानेर आपका उत्तर सही है। बीकानेर के अंदर है जो 5 करोड़ वर्ष पुराने है जो कॉकरोच वगैरह जो है इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पूर्व में कोई घना जंगल भी था, और
इसी के आधार पर यहाँ आप देखते हैं कि बीकानेर में पलाना क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयलों के लिए प्रसिद्ध है। तो जीवाश्म खनिज तो होता है कोयला, तो इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है, इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ हो सकता है पूरे में कोई बड़ा घना जंगल हो और धीरे धीरे वो जमीन के अंदर धंस गया हो। इसके आधार पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व है जो कॉकरोच के जीवाश्म मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के किस राज्यसभा सांसद को राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष है जो बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न आपसे किया गया है। तो ऑप्शन ए मदन राठौड़, बी सीपी जोशी, सी राजेंद्र राठौड़ और डी कैलाश चौधरी। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। मदन राठौड़ को हाल ही के अंदर जुलाई में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उस राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष है जो नियुक्त किया है। ये आपसे ऑप्शन जो ए है वो राइट है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। 1980 के अंदर इस पार्टी की स्थापना होती है और इस पार्टी के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और आपको राजस्थान के संबंध में पूछा गया है कि राज्यसभा के जो वर्तमान के सांसद हैं जिनको हाल ही के अंदर है जो राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, तो मदन राठौड़ को बनाए गए हैं। ऑप्शन आपका सही है। राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 10 हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इनका जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए मदन राठौड़ होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा जिसकी सीमाएं तय करने हेतु राज्य सरकार ने 11 सदस्यीय समिति का है जो गठन किया है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है जो राज्य सरकार की ओर से भेजा जा रहा है और उसके लिए एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो इनकी सीमाओं का निर्धारण करेगी कि कहां से कहां तक इसका है जो क्षेत्रफल रहेगा। तो उसके लिए कौन सा है जो ये टाइगर रिजर्व बनेगा, बनने के बाद राजस्थान का कौन सा होगा? तो 5वां, 7वां, 6वां, 8वां। ऑप्शन सी आपका सही है, ये 6वां टाइगर रिजर्व होगा। 5वां की अगर बात करें तो 5वां आपके अगस्त 2023 के अंदर है जो करौली धौलपुर एक टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है और ये करौली धौलपुर जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। इसकी घोषणा अगस्त 2023 के अंदर की जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये अब जो बनेगा ये 6वां राजस्थान का टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के अंदर जो पहला टाइगर रिजर्व बनता है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व होता है और ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। सवाई जो माधोपुर जिला है इस जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है और इसको 1973 के अंदर बाघ परियोजना भारत में प्रारंभ की जाती है और इस बाघ परियोजना के तहत राजस्थान में टाइगर रिजर्व रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है यहाँ सबसे अधिक बाघों की भी संख्या है और 1973 में इसको घोषित किया जाता है। सबसे पहले ये वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 1955 में इसकी स्थापना होती है। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाता है और 1980 के अंदर है जो ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा अगर बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर जिले के अंदर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा जिले के अंदर है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी जिले के अंदर है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 वर्तमान के अंदर है और 6वें के लिए जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है और छठा जो आपके बनेगा कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। इसकी सीमाओं का निर्धारण के लिए एक 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। तो आपका जो उत्तर है ऑप्शन सी 6। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक एक रिपोर्ट है जो प्रति वर्ष जारी की जाती है। पहली बार इस रिपोर्ट को
2006 में है जो जारी किया जाता है। प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और वर्तमान के अंदर 2024 में जुलाई 2024 के अंदर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 195 देशों की ये रिपोर्ट आती है, जिसमें जो पहले नंबर पे रहता है, पहले नंबर पर जो रहता है वो रहता है सिंगापुर। सिंगापुर जो देश है वो हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अंदर 2024 की इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करता है। और आपसे जो पूछा गया है कि भारत ने कौन सा स्थान है जो प्राप्त किया है, 80, 81, 82 और 83वां, तो ऑप्शन सी 82वां स्थान है जो भारत ने इस पासपोर्ट सूचकांक हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्राप्त किया है। पिछली बार जो भारत की स्थिति थी वो 84वां स्थान था। 2023 की रिपोर्ट में 2 अंक का सुधार हुआ है। मतलब ये जो रिपोर्ट है ये विश्व के अंदर जो पासपोर्ट जारी किए जाते हैं उन पासपोर्ट की स्थिति के अनुसार है जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। और 26 जुलाई 2024 को, वर्ष 2024 का हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है वो आपसे पूछा गया है। तो भारत इसमें 82वें स्थान पर है और सी जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ विकसित की जाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले जनवरी के अंदर क्या होता है, जब श्री राम मंदिर बनता है और बनने के बाद श्री राम मंदिर जनवरी 2024 के अंदर उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, उस समय राजस्थान के जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो राजस्थान के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा करते हैं। उनमें सवाई माधोपुर जिला होता है, जयपुर होता है, बाड़मेर होता है। अब जो ये परिवर्तित बजट आया है इसमें भी विभिन्न स्थानों पर है जो श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भगवान श्री राम के नाम पर है जो इस प्रकार के क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। तो वो कहाँ कहाँ किए जाएंगे ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए धर्मपुरा बाड़मेर, ऑप्शन बी मालकी तूस उदयपुर और ऑप्शन सी वरकाना पाली, डी उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो उपयुक्त सभी स्थानों पर है जो इस प्रकार के औद्योगिक जो क्षेत्र हैं इनको विकसित किया जाएगा जो भगवान श्री राम के नाम पर होंगे। तो आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के दूसरे आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। इसका भी हाल ही के अंदर घोषणा की गई है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर दूसरा आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक जो विश्वविद्यालय है वो बनाया जाएगा। पहले की अगर बात करें, पहला जो बनाया गया था, पहला आयुर्वेदिक जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय है ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था। जोधपुर के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम से जोधपुर के अंदर राजस्थान के पहले आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और हाल ही के अंदर दूसरे चिकित्सा विश्वविद्यालय के गठन के संबंध में आपसे पूछा गया है कि दूसरा जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न आपसे किया है। तो ऑप्शन ए है कोटा, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी आपका होगा अजमेर। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, अजमेर के अंदर इसकी है जो स्थापना की जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड है जो दिया गया है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न किया गया है। हाल ही के अंदर किसे है जो राजस्थान का वुमन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए रीमा दत्ता, बी डॉक्टर तरु जिंदल, सी नीरू यादव और डी डॉक्टर प्रभात दीक्षित। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। डॉक्टर प्रभात दीक्षित को हाल ही के अंदर जुलाई में है जो राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड से है जो सम्मानित किया गया है। महिलाओं को उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्यों के लिए है जो राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड प्रदान किया जाता है और हाल ही के अंदर ये डॉक्टर प्रभात दीक्षित को दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। कौन सी योजना है जिसकी शुरुआत आर्थिक क्षेत्र के अंदर इनको
संबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो वेंडर्स हैं, जो स्टील वेंडर्स हैं, जो कारीगर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको मजबूत बनाने के लिए कौन सी है जो योजना प्रारंभ की गई है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये 2019 में प्रारंभ की जाती है, 2024 के अंदर संपन्न हो जाती हैं। जो लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जाता है। अगली है ए हेल्प योजना। ए हेल्प योजना जुलाई के अंदर प्रारंभ होती है, जुलाई 2024 के अंदर। और ये जो योजना है ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पशुपालक हैं उनको चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हेल्प करने के लिए ए हेल्प जो योजना है ये प्रारंभ की जाती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि जो योजना है ये प्रारंभ की जाती है और ये भी जुलाई, लगभग 10 जुलाई 2024 को है जो आपकी योजना। राजस्थान के वित्त मंत्री, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है, उनके द्वारा ये योजना है जो प्रारंभ की जाती है। और इस योजना के तहत इनको है जो आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 10 से 15,000, कम से कम 10,000 और अधिकतम 15,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। आप लोन वगैरह ले सकते हैं और इस योजना के तहत है तो 10 से 15,000 तक की वार्षिक सहायता प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला है टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। ये केंद्र सरकार की है। ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने के लिए, ओलंपिक के अंदर प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए है जो ये योजना 2017 के अंदर प्रारंभ की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। अगला हमारा प्रश्न है कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नगरीय विकास विभाग व नागरिक उड्डयन विभाग ने किसके साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं या सहमति दर्ज की है? देखो 3 संगठन है, ध्यान में रखना है। पहला नगरीय विकास विभाग, दूसरा है नागरिक उड्डयन विभाग और इसके साथ में तीसरा और है, और त्रिपक्षीय इसमें समझौता हुआ है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये बिल्कुल भी नहीं है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एयरपोर्ट के मामले में संबंध नहीं है। अगला है सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। ये अपने राजस्थान के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, यह हम सबको पता है। राजस्थान के अंदर अब तक एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सांगानेर जयपुर के अंदर है। एयर इंडिया बहुत पुरानी भारत की कंपनी है जो एयरलाइंस के संबंध में, वायु परिवहन के संबंध में कार्य करती हैं। बहुत पूर्व में ही इसको स्थापित किया गया था। और अगला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एकदम सही, ऑप्शन डी है जो आपका राइट होगा। तो एयरपोर्ट जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये इसके साथ में जो नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग है, इन तीनों के मध्य है जो त्रिपक्षीय MOU जुलाई 2024 के अंदर होता है। और इसके तहत जो कोटा में क्या प्रस्तावित है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। शंभूपुरा कोटा के अंदर है जो ये बनाया जा रहा है, ध्यान में रखना है, कोटा के अंदर बनाए जा रहे हैं और राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको परिवहन के संबंध में कि राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है, शंभूपुरा कोटा के अंदर, ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जयपुर के अंदर है, ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा वह होता है कि पूर्व में कोई हवाई अड्डा है उससे अलग शहरी क्षेत्र से थोड़ा सा दूर है जो नवनिर्मित वर्तमान टेक्नोलॉजी के अनुसार कोई हवाई अड्डा बनाया जाता है, तो वो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर जो डी है वो राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में सातवीं राष्ट्रीय फिन तैराकी प्रतियोगिता का कहाँ आयोजित हुई है? फिन तैराकी से संबंधित एक इवेंट है जिसका हाल ही के अंदर जुलाई में आयोजन किया गया है। और कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा है, तो खेलगांव उदयपुर। पहला ऑप्शन आपके एकदम सही है,
खेल गांव उदयपुर के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी जुलाई के अंदर किया गया है और उदयपुर ने इसमें बहुत शानदार प्रदर्शन भी किया था। 3 स्वर्ण पदक भी उदयपुर ने जीते थे, कुल 8 पदक के साथ में अच्छा प्रदर्शन भी रहा था। और खेल गांव उदयपुर के अंदर है जो ये फिन तैराकी इवेंट आयोजित हुआ है।